वर्षा की परिवर्तनशीलता यही है ना, जिसको पूरा हो गया है। भारत में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान तथा सबसे कम परिवर्तनशीलता केरल है। सबसे सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान, सबसे कम परिवर्तनशीलता केरल में। आगे देखिए, अगली हेडिंग है भारत में शीतकालीन वर्षा। हेडिंग है भारत में शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा। इसमें देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा सामान्यतः 3 क्षेत्रों में होती है। सामान्यतः 3 क्षेत्रों में होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा, ये हेडिंग हो गया। तो भारत में शीतकालीन वर्षा सामान्यतः 3 क्षेत्रों में होती है। पहला लिखिए, उत्तर भारत में। पहला है उत्तर भारत में। दूसरा लिखिए कोरोमंडल तट पर। दूसरा है कोरोमंडल तट पर। तीसरा है आपका उड़ीसा तट पर। तीसरा क्या है? उड़ीसा तट पर। तो भारत में शीतकालीन वर्षा सामान्यतः 3 क्षेत्रों में होती है। पहला आपका क्षेत्र कौन सा है? उत्तर भारत का है। दूसरा क्षेत्र है कोरोमंडल तट और तीसरा क्षेत्र है उड़ीसा तट। तो यहाँ पर आप देखेंगे शीतकाल के समय वर्षा होती है। इतना लिख लिए हैं, मिटाने वाला नहीं है ना यहाँ पे। अगली हेडिंग जो है, कितना लिख लिए हैं? भारत लिखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। हेडिंग डालिए। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, ये हेडिंग है। इसमें लिखिए शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी क्या होगा? विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, आगे लिखेंगे, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, तब पछुआ हवाएं 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक, तब पछुआ हवाएं
पछुआ हवाएं 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक खिसक जाती हैं। बीस अंश उत्तरी अक्षांश तक खिसक जाती हैं। ये हवाएं भूमध्य लाल सागर फारस की खाड़ी से, आगे लिखेंगे, ये हवाएं भूमध्य सागर लाल सागर, पहला हो गया भूमध्य सागर लाल सागर, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से आर्द्रता लेकर, फारस की खाड़ी से आर्द्रता लेकर हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकराती है। नवंबर से फरवरी माह के बीच 3-4 बार उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। नवंबर से फरवरी माह के बीच 3 से 4 बार उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। किस फसल के लिए लाभदायक होता है? रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है तब पछुआ हवाएं 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक खिसक आती हैं। ये हवाएं भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी से आर्द्रता लेकर हिमालय से टकराती हैं। नवंबर से फरवरी माह के बीच 3-4 बार कहाँ वर्षा करती हैं? उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, लिख लिए हैं? क्या है ये उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, ये हेडिंग है पहली। तो भारत में शीतकालीन वर्षा को बताना था कि भारत में हाँ इस समय जो है कहाँ कहाँ वर्षा होती है। ठंडी में बारिश होती है। हाँ, ठंडी में बारिश होती है कि नहीं? आप देखते हैं नवंबर में भी होती है, दिसंबर में होती है, जनवरी में भी हो सकती है और फरवरी में भी होती है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो भारत में वो शीतकालीन वर्षा होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन ये है कि पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवात आता है वो वर्षा कर सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? हाँ? पश्चिमी विक्षोभ, अरे पश्चिम की तरफ चलती है भाई। जैसे हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, और हवाएं जब पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं तो वो चक्रवात का एक रूप धारण करती हो। किस महासागर में जो चक्रवात होता है, किस महासागर? ये आपको बताया गया ना, एक फारस की खाड़ी है, एक लाल सागर, एक भूमध्य सागर है। जब ये लाल सागर भूमध्य सागर से आर्द्रता लेती हैं और आर्द्रता लेने के बाद ये हिमालय से टकराएंगी, ठीक है ना? जब हिमालय से टकराएंगी तो ये बारिश करेंगे उत्तर भारत में।
क्योंकि उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि हिमालय का ही विस्तार बहुत अधिक है उत्तर भारत में। अब यही भूमध्य सागर लाल सागर से नमी लेंगी और हिमालय से टकराएंगी, तो बताइए बारिश होगी नहीं होगी? होगी। अब देखिए, जैसे आपका कहने का मतलब है कि आप पूर्व की तरफ बढ़िए। जब पूर्व की तरफ बड़े वाले मैप में आप देखेंगे तो आप चाइना, रूस की तरफ जाएंगे, और फिर इसके बाद जो भूमध्य सागर है वहां से हवाएं जब ये चलती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लेकर चलती हैं, और यही आर्द्रता कब जाके उत्तर भारत में गिरता है? जब ये हिमालय से टकराती हैं। समझ गए इतना ना? अब इसके बाद हमें दूसरा ये देखना है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसे होती है। लिखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा तो है नहीं, वैसे आप लोग जानते हैं, सामान्य कॉमन क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट पर कैसी वर्षा होती है। वर्षा तो होती है, लेकिन किस मानसून से होती है? तो अगला है कोरोमंडल एवं तमिलनाडु। क्या है? कोरोमंडल एवं तमिलनाडु। इसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल हम यही बताएंगे उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। किससे होती है? उत्तर पूर्वी एवं लौटती हुई मानसून से क्या होती है? बारिश होती है। उत्तर पूर्वी एवं लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। देखिए, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, कोरोमंडल का क्षेत्र है, वहां पे बारिश होती है, तो किस मानसून से बारिश होती है? तो वहां पे लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। ठीक है ना? इतना लिख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय मानसून की विशेषताएं। भारतीय मानसून की विशेषताएं, इसमें 3 विशेषता वही लिख लीजिए, नाम केवल। अरे उड़ीसा वाला भी उसी में आ जाएगा। लौटती हुई मानसून से बारिश होती है, ठीक है ना? कोरोमंडल तट पे तो उड़ीसा भी आ जाएगा ना। कोरोमंडल का जो क्षेत्र है उसमें उड़ीसा भी आएगा। तो ये हो गया ना भाई? आप मैप में देखिएगा, कोरोमंडल तट पे आपका उड़ीसा भी आएगा। कोरोमंडल तट क्या होता है? अरे कोरोमंडल तट वो जो पूर्वी तट है ना भारत के मैप में, उस भारत के पूर्वी तट को ही कोरोमंडल तट कहा गया है। अब कोरोमंडल तट उसका नाम दे दिया गया है। अब इस नाम के बारे में भाई सभी लोग अपने अपने मत के आधार पर कोरोमंडल तट सिद्ध किए हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? अब इसमें कुछ आपको आगे कुछ नहीं जानना है। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग डालिए, मानसून, भारतीय मानसून की विशेषताएं। अगला है भारतीय मानसून की विशेषताएं। देखिए, भारतीय मानसून की विशेषताएं लिख लिए हैं। अब इसकी 3 विशेषताएं हैं। देखिए, पहला है अनियमितता। क्या है? अनियमितता। दूसरा क्या है? दूसरा अनिश्चितता। अनिश्चितता। तीसरा है असमानता। तीसरा क्या है? असमानता। ये मानसून की विशेषताएं हैं। क्या हो भाई, आप हंस रहे हैं? रीजन होगा।
अनिश्चितता रहेगा। अनिश्चितता तो क्या हुआ इसमें? अनिश्चितता अनिश्चितता अनियमितता लिखे आप, 2 बार ता रहेगा। अनियमितता, ता के पहले एक और त रहे। ये हाँ, अनियमितता सही है। अब ये हो गया। अब ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है, भारतीय मानसून। ठीक है ना? तो अब हम आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप भारतीय मानसून को पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी भारतीय मानसून के बारे में भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? इसको एक ही तरीका है कि बार बार आप उसका रिवीजन करिए और बार बार उसको समझिए और सुनिए, तो आपको ये कायदे से जो है एकदम तैयार होगा। और दूसरा चीज हम तो ये कहना चाहेंगे कि कभी भी आप जो है रटने का प्रयास मत करिएगा। जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो समझाई गई हैं, जो लिखाई गई, उनको आप समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? आगे लिखिए आप जो है। अब हमारा जो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है वनस्पति। क्या है? वन एवं वनस्पति। अनियमित नियम कुछ नहीं। भैया देखो इसमें क्या है कि भारतीय मानसून की विशेषताएं, जैसे कि भैया बात ये है, कभी कभी आप देखते हैं तो मानसून क्या होता है कि हमारे भारत में कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है, कभी पहले आ जाता है। होता कि नहीं होता है? अब इसके बाद आप देखेंगे अनियम, यानी कोई नियम इसका फिक्स नहीं है, कब वो आ सकता है कब नहीं आ सकता, एग्जैक्ट हम बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो कभी एग्जैक्ट के समय से पहले आ सकता है, कभी एग्जैक्ट समय से बाद आ सकता है। होता ही नहीं होता है। तो अनिश्चितता का मतलब है कहीं बारिश हो सकती है, कहीं नहीं होती है, यही होता है। असमानता का मतलब आप जानते हैं, कहीं बारिश कम हुई है, कहीं बारिश ज्यादा हुई है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, और ये विशेषताएं आप भारतीय मानसून में पाएंगे। ठीक है ना? क्या क्या भारतीय मानसून में विशेषताएं हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला चैप्टर वन एवं वनस्पति। अब वन एवं वनस्पति को हम समझेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वन क्या होता है, वन क्या है, वनस्पति क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर हम वन और वनस्पति में ही कंफ्यूज रहते हैं कि वन क्या होता है और वनस्पति क्या होता है। देखिए इसमें क्या है कि जो वनस्पति है वो वनस्पति, क्या नाम दिए हैं? वनस्पति। ये किसी भी पेड़ पौधों का समूह होता है। समझिएगा, जो वनस्पति है ये किसी भी पेड़ पौधों का समूह होता है। जब हमने नाम दिया किसी भी पेड़ पौधों का समूह होता है तो इसका तात्पर्य है कि छोटी से लेकर बड़ी तक पौधे। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, किसी भी पेड़ पौधों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। लेकिन वन क्या होता है कि जो वन होता है वो बड़े वृक्षों का समूह होता है। ठीक है ना? जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ पौधों के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। यही वन और वनस्पति में अंतर है। इसके बाद देखिए कि अगला जो हमारा है ये है कि वनस्पति ये
क्या होता है, ये महत्वपूर्ण कारक है। अब ये किसका महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका वनस्पति को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है, ये हमें जानना जरूरी है कि नहीं है। वनस्पति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो है जलवायु। क्या है? जलवायु। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे भारत की जलवायु, हमारे भारत की जलवायु में अगर विविधता है तो भारतीय वनस्पति में क्या है, विविधता होगी, है कि नहीं है। और आपके भारतीय जलवायु में आप देख रहे हैं कि यही जलवायु है और यही वनस्पति को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित करते हैं। वनस्पतियों के द्वारा हम पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे या विश्वविद्यालय में या गार्डन में क्या लगाए जाते हैं, वनस्पति लगाए जाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए करते हैं कि भाई अगर हम वनस्पति लगाएंगे, फूल लगा दिए हैं गार्डन में, तो इससे हमें शुद्ध हवा मिलेगी, इसीलिए तो लगाते हैं सुगंधित फूल। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये वनस्पति क्या होता है कि पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करता है। इसके बाद आगे देखिए, वहीं आप देखेंगे तो ईंधन, लुगदी, कागज भी वनस्पतियों से मिलते हैं। जैसे हमने ये कहा कि इसमें किसी भी पेड़ पौधों के समूह को शामिल किया जाता है, यानी वनस्पति में बड़े पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और छोटे पौधे भी आ जाएंगे। तो वनस्पतियों से लुगदी, कागज और ईंधन भी मिलता है। वनस्पतियां क्या होती हैं कि मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं। जैसे मृदा अगर कट रहा है, अगर आपने पेड़ लगा दिया है तो मृदा का कटना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वनस्पतियां क्या है, मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं। वनस्पतियां लुगदी, कागज और ईंधन देती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि भारत में जो वन है वो विभिन्न प्रकार के हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? हाँ, जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर भारत में सदाबहार वन से लेकर टैगा, टुंड्रा, तुल जलवायु वाले वनस्पति पाए जाते हैं। सदाबहार वन से लेकर टैगा, टुंड्रा, तुल्य जलवायु वाले वनस्पति पाए जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि जो 40% भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं, कितनी परसेंट? 40% जो भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये वनस्पतियां विदेशी प्रजाति की हैं। किस प्रजाति की हैं? विदेशी प्रजाति की हैं। तो भारत में जो 40% वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो 40% वनस्पतियां किस प्रजाति की हैं? विदेशी प्रजाति की हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं बोरियल वन। क्या कहते हैं? बोरियल वन। ठीक है ना, कहीं कहीं ओरियल लिखा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बोरियल वन कहते हैं। भारत के मरुस्थली भाग में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो अफ्रीकी प्रजाति की हैं। किस प्रजाति की हैं? अफ्रीकी प्रजाति की हैं। तो भारत के मरुस्थली भाग में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं
वो किस प्रजाति की हैं? अफ्रीकी प्रजाति की हैं। इसके बाद हम देखें कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं ये यूरोपीय मूल की हैं। किस मूल की हैं? यूरोपीय मूल की हैं। तो हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो यूरोपीय मूल की हैं और उत्तर पूर्वी राज्य में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो इंडो मलय, किस मलय की? इंडो मलय। हाँ, इंडो मलय प्रजाति की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए भारत में 40% वनस्पतियां विदेशी प्रजाति की हैं जिसे हम कहते हैं बोरियल वन। भारत के मरुस्थलीय भाग में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो किस प्रजाति की हैं? अफ्रीकी प्रजाति की हैं। हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो किस प्रजाति की हैं? यूरोपीय प्रजाति की हैं। उत्तर पूर्वी भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो किस प्रजाति की हैं? इंडो मलय प्रजाति की हैं। अब इसके बाद हमें अब जानना है कि जो सदाबहार वन है ये भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? भारतीय प्रजाति की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? अब भारतीय प्रजाति नहीं लिखा गया है, नहीं दिया है, तो हम अब कैसे बताएंगे भारतीय प्रजाति? बताइए। भारत अगर प्रजाति लिखा होता तो भारत प्रजाति के बारे में बताते। 40% में ये सब है जितना बताए हैं हाँ और 60% भारतीय हैं। 40% हाँ, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन भारत के बारे में रियलिटी लिखाया नहीं गया है। और ये ना बताए हैं, विदेशी बताए हैं 40%। ओरियल विदेशी है, कहाँ है? ओरियल विदेशी कहाँ है? सब मिला के अब कितना अलग-अलग बताना 40% सब हैं। देखिए ऐसा है कि जो भारतीय प्रजाति की आप पूछ रहे हैं उसके बारे में भाई नहीं नोट्स में बताया गया तो अपने मन से हम बताएंगे नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो पूछा जाएगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। अब नहीं, जब भारतीय प्रजाति के बारे में चर्चा नहीं की गई है नोट्स में तो हम कैसे उसकी चर्चा करेंगे? अपने मन से नहीं करेंगे भाई, और उचित भी नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अब इसके बाद आप देखेंगे भारत में जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अब देखिए सदाबहार वन वहां पे पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद फिर जो जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर, किस सेंटीमीटर के बीच? 200, हाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है वहां पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां पे सवाना वनस्पतियां पाई जाती हैं। कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? सवाना वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि सवाना वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं तो जहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां पे सवाना वनस्पतियां पाई जाती हैं। सवाना वनस्पतियां हैं। सवाना वनस्पतियां अभी आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? इसके बारे में, सवाना के बारे में, पर्णपाती के बारे में, सदाबहार वन के बारे में, टैंगा के बारे में, टुंड्रा के बारे में अभी आप विस्तार से लिखेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इसको लिखा के हम छोड़ देंगे ये। अब इसके बाद आप देखेंगे भारत में वनों का विस्तार कैसे हुआ है, पहले आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना? भारत में वनों का विस्तार। अब यहां पे देखिए
कि यहाँ पे भारत में वन कितने हैं ये हमें जानना बेहद जरूरी होता है। भारत में वनों की स्थिति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी होता है और ये आंकड़ा जो हमारे संज्ञान में है, हो सकता है करंट में बदल गया हो, बात की बात है, लेकिन संज्ञान में क्या है कि वनों की स्थिति केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है वो है 21.34%। कितना परसेंट? हाँ, 21.34%। ये भूभाग पर वन पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 7,01,673 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है। अब इसके बाद देखिए, जो अब यहां से आपको एक काम करना होगा कि एक चीज है कि आप लोग एक मासिक हाँ करंट अफेयर आता है घटना चक्र की, वो लेते आइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वन से संबंधित जो भी करंट में चीजें रहेंगी उसको हम जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि जो पुराने रिकॉर्ड है वही हम आपको लिखा देंगे और वही आप जो है देखकर चलेंगे। इसमें संशोधन क्या करना है कि जैसे हमने बताया 21.34%, अब हमें ये जानना है कि ये नया आंकड़ा है कि नहीं है, और ये मासिक पत्रिका से ही पता चलता है, मंथली पत्रिका से। जब मंथली पत्रिका आप लेंगे तो आपको दिखाएगा। अब इसमें जैसे आप जानते हैं वनों के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला राज्य कौन सा आता है? पहला राज्य वनों के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला राज्य कौन सा है? हाँ, पहला राज्य है मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। ये देखिए मासिक जो पत्रिका होती है उसमें आपका क्लियर आ जाएगा, और ये मासिक पत्रिकाओं को के बाद यानी मासिक पत्रिका को छोड़कर किसी अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा ये आंकड़ा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहला तो मध्य प्रदेश आ गया, दूसरा आपका आता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। अब इसके बाद आता है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो यहां से आपका करंट की चीजें चालू होती हैं, आपको लाना होगा क्योंकि भाई आपको करंट ही पढ़ना है, ठीक है ना, जो वन से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन हर महीने चेंज होता रहेगा? नहीं भाई, वो साल में चेंज होता है। हाँ, साल भर में हो सकता है चेंज हो और नहीं भी हो सकता है, ये भी होता है ना। और मध्य प्रदेश 2017 का था, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश शायद बदला नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, केवल बहुत थोड़ा आंकड़ा बदल सकता है, और जरूरी ये है कि आपको करंट से अपडेट होना बहुत जरूरी है। आप वनडे के स्टूडेंट हैं और इसलिए आपको करंट से जुड़ना चाहिए भाई, और आपको करंट से हमेशा जो है आप प्रतिदिन अपडेट होते रहिएगा, ठीक है ना। ताकि देखिए ये होता है ना, न्यूज देखते रहिए, ये न्यूज के ऊपर आप मत रहिए। आप जो मंथली पत्रिका आती है ना उसको आप उठा लीजिए, और पत्रिका को उठाने के बाद आप देखिए जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं किससे हैं? इतिहास से हैं, भूगोल से हैं, संविधान से हैं, या अर्थव्यवस्था से हैं। करंट पढ़िए तो आप इस ये से पढ़िए कि जो घटनाएं घट रही हैं वो किस क्षेत्र में घट रही हैं। भूगोल से घटी हैं, इतिहास से घटी हैं, कि इकोनॉमिक्स से घटी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन से घटी है, कि विज्ञान से घटी है, कि आपकी जो है
किस छेद से घट रही, अगर वो आप इसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तभी करंट दिमाग में आएगा। नहीं तो आप जब उठाएंगे पहली बार ना, तो आप करंट सोचेंगे बहुत बोझ लग रहा है। तो अब देखिए एक और चीज है, आप लाएंगे तो कैसे पढ़ना है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। इसको लाइएगा ताकि कभी भी आप पढ़िए तो आप दिमाग लगाइए कि हमें कैसे पढ़ना है, नहीं तो वो बोझ लगेगा, और जब बोझ लगेगा फिर कहेंगे चलो इसको फेंक दो, नहीं पढ़ना है। तो ये काम आप मत करिएगा, ठीक है ना। दिया वंचित, इसको कैसे कैसे दिया क्या है नीचे? ये भाई 2017 का है। इसमें फिर भी तो कहाँ से उतना डाटा मिल रहा है, इसमें दिखा रहा है ये। मिल रहा है, लेकिन देखिए 2017 के बाद हम 2023 में आ गए हैं। जो सर आप बता रहे हैं 2017 का, हाँ, हाँ तो इसमें वो 2017 का इसमें भी दिया है, तो डाटा कहाँ मिल रहा है? डाटा नहीं मिल रहा है। पहला मध्य प्रदेश नहीं है। नहीं है। अरे भाई क्या देख रही हैं आप, आच्छादित देख रही होंगी। दिया है, आप देख के बता दीजिए वही सर। तो यही बताइए, दिया वंचित। इनका फिगर आप दिखाइएगा मत जो है। आंसर नहीं है, ऑक्सफोर्ड का। चलिए आगे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ठीक है ना, जी आपके सर आ गए हैं। सर भी टाइम है ना। ठीक है, जी। तो दीपावली आप लोगों ने कैसे मनाया? पटाखा फोड़ के, दिया जला के आप लोगों ने मनाया या श्री रामचंद्र जी का पूजा करके आपने मनाया? पटाखा फोड़ के। किस पे? अच्छा यूट्यूब पे। तो लड्डू भी आपको खाना है। चलिए आएंगे अभी सर जो है लड्डू खिलाएंगे।